नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने सीटेट की तैयारी को एक अच्छे रफ्तार से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों अब सीटेट का एग्ज़ाम हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है जब से हमें सुपर टेट का खबर सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों सुपर टेट के एग्ज़ाम अगर हमें देना है तो सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, किसी भी हालत में हमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। दोस्तों हमने पर्यावरण का जो सेक्शन स्टार्ट किया था उस पर्यावरण के 1-2 वीडियो और बचे हुए हैं। इसको ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो दोस्तों जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था वो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ठंडा रेगिस्तान, अब एक वर्ड है रेगिस्तान और ठंडा है अपोजिट शब्द एक दूसरे के साथ। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठंडा रेगिस्तान दोस्तों लेह और लद्दाख में है। लेह और लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान आपको मिलेगा। कैसा है, सूखा है, समतल है और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में ये आपको मिलेगा, लेह लद्दाख में आपको मिलेगा, ठंडा रेगिस्तान है। और दोस्तों लद्दाख में और भी क्या चीज़ें इस चैप्टर में दिया गया था, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसमें जो दिया गया था कि लद्दाख में स्वागत को क्या बोलते हैं, जूले जूले। क्या बोलते हैं दोस्तों, जूले जूले स्वागत को बोलते हैं। ये अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है क्या सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते हैं। दोस्तों लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहां पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। लद्दाख पर पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं, इतना सूखा माहौल है। दोस्तों तो क्वेश्चन ये बनता है कि ठंडा रेगिस्तान आपको कहां मिलेगा, तो लेह और लद्दाख में मिलेगा। दोस्तों अब एक वर्ड है चांगथांग। चांगथांग क्या है, एक स्थान है जम्मू कश्मीर राज्य में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदान, सुनसान और पथरीली इलाका है। यहाँ सांस लेने में, कहाँ पर, चांगथांग में सांस लेने पर बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर चांगथांग क्या है दोस्तों, एक जम्मू कश्मीर में 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक मैदान है, पथरीली इलाका है। यहाँ पर सांस लेने में भी बड़ा समस्या, भाई ऊंचाई है तो सांस लेने में ऑब्वियस की बात है कि समस्या आएगी ही। चांग्या क्या है, ये घुमंतु लोग होते हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। भेड़ बकरियां हैं इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये सिर्फ 5000 लोग हैं, ये सिर्फ 5000 कुल मिला के लोग हैं। ये खास तौर पर बकरियों को पालते हैं और जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अब देखिए पश्मीना शब्द आया है, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पश्मीना के ऊन से शाल बनाया जाता है दोस्तों, और इस शाल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में हमने जिक्र किया है बकायदे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ेंगे भी नहीं। आप इसको प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों तो क्या था दोस्तों, ये जो चांग्या लोग थे वो क्या करते थे, बकरियों को पालते थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा काम थे नहीं, बकरियां ही इनकी पूंजी हैं दोस्तों। और इन्हीं बकरियों से दुनिया के मशहूर बकरियां भेड़ हैं, ये उन्हीं से इनका जीवन यापन होता था और इन्हीं से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन, कौन सा, पश्मीना ऊन बनता है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती हैं इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। ये लोग अपना पूरा सामान घोड़ों या याक होता है दोस्तों, घोड़ों पर या याक पर लाद कर घूमते रहते हैं। ये अपने टेंटों को क्या बोलते हैं, रेबो कहते हैं दोस्तों। ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा है दोस्तों अभी तक, ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख में है। चांगथांग जम्मू कश्मीर में एक जगह है चांगथांग नाम का, वह 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये सुनसान इलाका है, पथरीला इलाका है। वहाँ पर चांग्या नाम के लोग रहते हैं जो घुमंतु लोग हैं। वो अपने सामान को याक पर या घोड़े पर लाद करके घूमते रहते हैं और अपना इनका खुद का पूंजी जो है जिससे इनका जीवन यापन होता है वह है बकरी। वह अच्छे प्रकार की जो बकरियां होती हैं, ये बकरियां ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, बर्फीली जगहों पर होती हैं। तो इनके जो बाल होते हैं वो बड़े पतले होते हैं दोस्तों। इन बालों से, बहुत महीन होते हैं, इन बालों से एक पश्मीना, ये पश्मीना टाइप की बकरी होती हैं, इनको पश्मीना बकरी ही कहा जाता है। और इन बकरियों से एक विशेष प्रकार की ऊन तैयार होती है, इस ऊन को पश्मीना ऊन कहा जाता है। और यही पश्मीना ऊन पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है और इससे बनाए जाते हैं पश्मीना शाल, जो हम लोग ओढ़ते हैं। पश्मीना शाल वो जो हमारे घर में
मम्मी अक्सर ओढ़ा करती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो पश्मीना शाल है ये बहुत महत्वपूर्ण शाल है, और इसके बारे में हम आगे जिक्र करें हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण शाल है और कितने बार इसको क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। आप इसको देख सकते हैं पिछले साल के पेपर को उठा करके। तो ये अपने टेंटों को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। तो आइए वो घड़ी आ गया जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, पश्मीना शाल के बारे में। इसकी क्या खासियत है, आप भी कभी जाइए जम्मू कश्मीर तो इस शाल को जरूर देखिए और जरूर खरीदने का प्रयास करिए, क्योंकि यह बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है। यह बकरियों के इतनी ऊंचाई पर रहने वाले बकरियों के बालों से तैयार की जाती हैं। ये जो बाल होते हैं बहुत ही महीन होते हैं दोस्तों, और ये जो शाल है इसकी इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबियां क्या है, इसी खूबियों को लेकर के सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या है खूबियां। ये जो पश्मीना शाल है दोस्तों 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, 5 स्वेटर नहीं, 3 स्वेटर नहीं। एनसीईआरटी में सीधे बोला है कि ये जो पश्मीना शाल है दोस्तों ये 1-2 स्वेटर के बराबर गर्मी नहीं देता, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। होता बहुत पतला सा है, गर्मी कितना ज्यादा देता है, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं, मतलब इतना गर्मी देता है लेकिन मोटा नहीं होता, एकदम पतला सा होता है यह शाल दोस्तों। पश्मीना शाल को हाथ द्वारा बुना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मशीन से नहीं बुना जाता है, हाथ से बुना जाता है। कारण क्या है, बहुत महीन बाल होते हैं बकरी के, इतने ऊंचाई पर रहने वाले बकरी के जो बाल होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, और ये जो महीन बाल वाले शाल होते हैं ये हाथ से ही बुने जाते हैं, इनको मशीनें से नहीं बुना जा सकता है। तो ये हाथ से बुना जाता है। साधारण शाल को बुनने में 250 घंटे लग जाते हैं। मतलब ये जो शाल है ना दोस्तों, इसको बुनने में, एक साधारण शाल बनाने में 250 घंटे खर्च हो जाते हैं, 250 घंटे लगते हैं। यह पश्मीना बनता है तो पहाड़ी बकरियों के खास नस्ल से ये शाल तैयार किए जाते हैं जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, कितना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जम्मू कश्मीर के पास की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर ये 5000 मीटर ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर की बात हो रही है कि वहाँ पर लगभग 0 से कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। और इतने कम तापमान पर जो जीव, कौन सा जीव, बकरी, ये जो पश्मीना बकरी है वो वहाँ पर जब रहेगी तो आप सोचिए वो कैसे सर्वाइव कर रही है अपना जीवन। स्वाभाविक है कि वो अपना जीवन उसके शरीर पर बालों के कारण सर्वाइव कर पा रहा है। वो जो बकरी है वो अपना जीवन अपने शरीर पर बालों के कारण सर्वाइव कर पा रही है। तो बकरी के बाल ही बहुत महत्वपूर्ण है उसको ठंड से बचाने के लिए। तो उसी बाल का प्रयोग करके पश्मीना शाल बनाया गया है, उसी बाल का प्रयोग करके। तो दोस्तों यही बात कहा गया है कि जो वहाँ का जो सर्दी का मौसम है उसमें तापमान लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और बहुत ही नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। तो गर्मियों में झड़ जाते हैं, ये बाल बहुत ही पतले होते हैं दोस्तों। गर्मियों में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, फिर इनको तैयार कर दिया जाता है, सर्दियों में बेच दिया जाता है। बहुत पतले होते हैं, क्या है, इतने पतले होते हैं इनके बाल कि अगर इनके 6 बाल को अगर मिला लेंगे ना दोस्तों तो हमारे सिर के 1 बाल होंगे। सोचिए कितने पतले होते हैं, कितने महीन होते हैं बाल। हमारे सिर के 1 बाल इन बकरियों के 6 बाल के बराबर है। सोचिए कितने पतले हैं, आप सोच सकते हैं। इतने पतले बालों से यह पश्मीना शाल हाथों से बुन करके बनाया जाता है। तो है ना बहुत ही खास शाल दोस्तों। आपके जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में यह शाल मिलता है। अगर आप जाइए कभी जम्मू कश्मीर तो पश्मीना शाल को जरूर देखिए और उसको खरीदने का प्रयास करिए। जो गर्मियों में क्या होते हैं दोस्तों, 6 बाल मिलाकर के हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के होंगे। इसलिए पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इसीलिए पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा पश्मीना शाल को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। पहला जो हमने बताया, पश्मीना शाल को लेकर के 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। यह 250 घंटे लगता है इसको बुनने में। उनके जो 6 बाल होते हैं वो मनुष्य के, साधारण मनुष्य के 1 बाल के बराबर होते हैं। इतने पतले होते हैं, मशीनों से नहीं बुने जा सकते हैं क्योंकि पतले बाल होते हैं, हाथों से बुने जाते हैं। तो यह है आपका पश्मीना शाल दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लेखा। लेखा क्या है, चांगपाओं के पास भेड़ बकरी को रखने की जगह होती है। इसके पास जो चांगपाएँ होती हैं, या ये जो आपको देख रहे थे जो चांग्या जो लोग हैं उनको चांगपाओ कहा जा रहा है। ये जो है उनको भेड़ बकरी के रखने की जगह होती है जिसे लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखा। मतलब जहाँ पर भेड़ बकरी रखे जाते हैं ये लोग, उसको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। भेड़ बकरियों को ले आने का कार्य औरतें या लड़कियाँ करती हैं।
भेड़ बकरी को ले आने और ले जाने का कार्य औरतें या लड़कियां करती हैं। अक्सर यहाँ पर ये देखा गया है कि भेड़ बकरी को कौन लेकर के आएगा जाएगा, या तो लड़कियां जो होती हैं परिवार की, या तो वो औरतें जो परिवार की होती हैं वो यह कार्य करती हैं। दोस्तों अब जम्मू कश्मीर की एक बातें और, डल झील में तैरते हुए घर को शिकारे बोलते हैं। डल झील होती है, आप देखेंगे कभी, जब कभी जाने का मौका मिला तो ज़रूर देखिए डल झील, या कभी आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। डल झील में आपको एक घर होते हैं जिसको शिकारे बोलते हैं। डल झील में तैरते हुए घर को क्या बोलते हैं दोस्तों? शिकारे बोलते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, अक्सर देखा गया है। यह किताबों में लिखा था, इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। यह अमूमन लिखा गया है कि अक्सर लोग रोटी घर में बनाते नहीं, इसे दुकान से क्या करते हैं, या बेकरी से ही खरीद लेते हैं। इसलिए कश्मीर की हर गली में आपको बेकरी मिलेगी। अब यह था कश्मीर की बात। श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट क्या करते हैं? हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट आप देख सकते हैं दोस्तों, हाउस बोट नदी में तैरता हुआ एक प्रकार का घर होता है जिसको हाउस बोट कहा गया है। अक्सर टूरिस्ट लोग उस घर में रह करके घर का भी आनंद लेते हैं, प्राकृतिक संपदा का भी आनंद लेते हैं। पानी में तैरता हुआ हाउस बोट होता है। इस प्रकार से टूरिस्ट लोग उसका जब भी जाते हैं वो श्रीनगर में, तो यह हाउस बोट का जरूर आनंद लोग लेते हैं। तो हाउस बोट में रहते हैं कौन? टूरिस्ट लोग। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जिक्सा पजल सा दिखता है, मतलब एक पजल है जिक्सा, उसी तरीके से लकड़ी के द्वारा अंदर, घरों के अंदर लकड़ी के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है, नक्काशी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? खत्मबंद कहते हैं। और यह जिक्सा पजल अगर आपने देखा होगा तो उसी तरीके से दिखता है। अब दोस्तों ये थोड़ा सा वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया, कैसे वाद्य यंत्र बनते हैं। बांसुरी किससे बनते हैं दोस्तों? बांस से बनी होती है। 6 छेद होते हैं, अक्सर देखा गया है। जो लिखा था वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हूबहू क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं सीटेट के पेपर में। ढोलक क्या होते हैं दोस्तों? लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है और दोनों सिरों पर चमड़े की झिल्ली होती है। ढोलक तो अक्सर आप लोग देखे होंगे। बीन जो होता है यह कद्दू के खोल से बना होता है तथा बांस या लोहे के पाइप से बना होता है। यह वाद्य यंत्र है। कद्दू और लोहा या बांस की पाइप होती है उसमें, जिससे बजाते हैं। मृदंग क्या होता है? ढोलक तरह होता है लेकिन थोड़ा पतला हो जाता है आगे चल करके। यह ढोलक जैसा होता है लेकिन इसके जो सिरे होते हैं थोड़े कम चौड़े होते हैं ढोलक की तुलना में दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक आज का है पोलियो। इसमें आपको पोलियो संबंधित एक बात है कि पोलियो कैसे फैलता है, और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, मटर पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अनुवांशिकता की खोज की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया गया है और पोलियो के बारे में बताया गया है। तो पोलियो जीवाणु से फैलने वाला रोग है पोलियो दोस्तों, लेकिन ये जन्मजात नहीं। ऐसा नहीं है कि माता पिता से यह आगे चला जाता है। यह पोलियो जन्मजात नहीं होता है, लेकिन जीवाणु से फैलता है यह। इसीलिए पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट दोस्तों, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म सन 1882 ईस्वी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सी बात कही गई थी इसमें कि जॉन मेंडल बड़े गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 1882 में। यूनिवर्सिटी के पैसे न होने के कारण ये क्या करें, उन्होंने एक मठ में, जैसे होता है ना मॉन्क, जो साधु महात्मा जहाँ रहते हैं, मठ में रह करके मुनि बनने के लिए सोचा। मतलब एक संत बनने का विचार आया इनको, ताकि वे वहीं उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिल सके, जो मिला भी उनको। मतलब ये मॉन्क बने भी, साधु बने भी, साधु की तरह रहे भी वहाँ पर मठ में जा करके, और वहाँ पर इनको आगे पढ़ाई करने का मौका भी मिला दोस्तों। इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर क्या किया है? रिसर्च किया है। 28,000 पौधों पर अध्ययन किया है इन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण हैं। मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, किया तो 28,000 पौधों पर किया था, लेकिन इनमें जो खास महत्वपूर्ण बना, जो खास प्रचलित हुआ इनका जो एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया, वह मटर वाला एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, या पीला या हरा होना। ऐसा नहीं है कि आपको मटर में केवल और केवल पीले दाने मिलेंगे, या केवल और केवल हरे दाने मिलेंगे, या कभी ऐसा भी होता नहीं है आपको देखने पर कभी बीज क्या होते हैं, चिकने होते हैं या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको केवल चिकने बीज ही मिलेंगे, कभी कभी खुरदरे बीज भी मिलते हैं। तो मतलब इनका कहना था मटर में जो भी गुण देख रहे हैं आप, जो भी आपको गुण दिखाई पड़ रहा है, वो सभी जुड़वा में आते हैं। वो जुड़वा है, जब भी आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पीले दाने ही मिल रहे हैं मटर में, आपको हरे दाने नहीं मिल रहे हैं। तो इनका यह अध्ययन था
कि मटर के पौधे में ये जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, जोड़ियों में इनके गुण आते हैं। तो जैसे तने का लंबा या नाटा होना, ये सभी जोड़ियों में आते हैं। और मटर के अगले पीढ़ी में भी चिकने या खुरदरे होते हैं। मतलब इनका कहना था कि आप अगले पीढ़ी के बारे में, इन्होंने मटर के अगले पीढ़ी के बारे में भी ये पहले से ही फोरकास्ट कर दिए, अनुमान लगा लिए थे। इस अध्ययन से उनको यह पता चला था कि कैसे मटर के आगे के पौधे किस प्रकार के क्या गुण रख करके पैदा होंगे। और इन्होंने यह भी कहा कि मटर एक ऐसा पौधा है जिसका बीज जुड़वा गुण लेकर के आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा हमारा प्रयास था आपके सामने सीटेट को निकालने के लिए। हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आप नए हैं दोस्तों तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।